नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। कोविड का दौर भी अभी चल रहा है। दिन प्रतिदिन निमोनिया, फ्लू और अस्थमा के मरीजों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है वो है स्मॉग और पोल्यूशन। सचमुच स्वस्थ रहने की दिशा में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और चैलेंज इसलिए कि सुबह घर से बाहर निकलते ही एक धुंध सी दिखती है जो हर किसी को कंफ्यूज करती है कि ये सामान्य कोहरा है या फिर जानलेवा धुआं है। बता दें कि हवा में नमी है, ऐसे में धूल या अन्य हानिकारक कण सांस की एलर्जी के अलावा हमारे फेफड़ों को भी काफी प्रभावित करते हैं, जिससे आपको एलर्जी सांसों की भी हो सकती है और हमारी त्वचा की भी। इसी मौसम में सूखी खांसी, सांस लेते वक्त घर घर की आवाजें, सीने में जकड़न जैसी समस्याएं भी देखी जा रही हैं। और बता दें आपको कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे कि क्या प्रदूषित हवा हम घर के अंदर भी हो सकती है या फिर नहीं। आखिर वो कौन से कारक हैं जो घर के अंदर प्रदूषण को बढ़ाते हैं। और साथ ही ये समझेंगे कि हवा में तैरते हुए धूल व जो अन्य हानिकारक कण होते हैं हमारे स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। और इसके अलावा खेतों में जलाई जा रही पराली के दुष्प्रभाव पर भी आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। दमा, अस्थमा और साथ ही साथ जो श्वसन एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, इसके अतिरिक्त इस चुनौतीपूर्ण मौसम से संबंधित जो भी बातें हैं, कोई समस्याएं हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं इस संदर्भ में, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। इस पर आप फोन करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे निःशुल्क यानी कि टोल फ्री नंबर है। विषय क्या है आइए बता देते हैं आपको। आज के कार्यक्रम का विषय है आज के कार्यक्रम का हमारा वायु प्रदूषण से होने वाली श्वसन और अन्य एलर्जी, कारण, लक्षण, जागरूकता। वायु प्रदूषण से होने वाली श्वसन और अन्य एलर्जी, कारण, लक्षण और जागरूकता आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है। और बता दें आपको, इसी पर चर्चा करने वाले हैं हम। आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में 1 घंटे तक रहने वाले हैं देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान के एक्सपर्ट्स। आइए परिचय करवाएं। आप हैं डॉक्टर रामचंद्र जी। आप जाने माने त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टर हैं। और आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस मौसम में त्वचा संबंधी कौन कौन सी एलर्जीज हैं, कौन सी समस्याएं बन जाती हैं, उनके कारण क्या हैं, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आनंद मोरे। बता दें आपको कि आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रोफेसर हैं और आयुर्वेद पद्धति में श्वसन विकार तन्य के चिकित्सक हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्वास की समस्या का खतरा किन लोगों को होता है। आयुर्वेद के अनुसार वायु प्रदूषण में अस्थमा के अटैक से कैसे बचा जा सकता है, क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को हम स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। तो दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें। आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले हमारी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट है, उस पर नजर डाल लेते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। कोविड का दौर भी चल रहा है। वायरल फीवर से भी लोग परेशान हैं। उस पर स्मॉग और पॉल्यूशन के कारण स्वस्थ रहना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। दिन प्रतिदिन निमोनिया, फ्लू, अस्थमा और COPD के मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में देखी जा सकती है। इसी मौसम में न केवल श्वास की नली सिकुड़ने से सांस की परेशानी बढ़ जाती है, बल्कि बच्चे और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण नाक, गले की एलर्जी और वायरल संक्रमण के मामले भी बढ़ जाते हैं। वैसे बता दें कि नमी होने की वजह से हवा भारी हो जाती है और भारी होने की वजह से यही हवा ऊपर उठने की बजाय जमीन के आसपास बनी रहती है। ऐसे में धूल और धुएं के कण सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
हम अक्सर वायु प्रदूषण के बारे में तो सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि जब हम घर से बाहर आते हैं तो एक धुंध सी दिखाई पड़ती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि यह ठंड से होने वाली धुंध है या फिर कुछ और है। जी हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को कंफ्यूज कर देता है कि यह फॉग यानी सामान्य कोहरा है या फिर स्मोक यानी जानलेवा धुआं है। गौरतलब है कि स्मोक और फॉग देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये बनते अलग अलग तरीके से हैं। फॉग जहां हमेशा नीचे की ओर जाता है तो स्मोक यानी धुआं हवा में तैरता रहता है और जहरीले कण को ट्रांसफर करता रहता है, और फिर जब हम सांस के जरिए इसे अंदर लेते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए आप भी इस जहरीले धुएं को कोहरा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये फेफड़े में एक बार गया तो जान लीजिए इसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बता दें, ऐसी हवा में सांस लेना यानी ऐसी जहरीले हवा में सांस लेना एक दिन में कम से कम 15 सिगरेट पीने के बराबर होता है। बता दें कि जब फॉग यानी कोहरा और स्मोक यानी धुएं का कॉम्बिनेशन होता है तब ये खतरनाक और जानलेवा हो जाता है। इस तरह के जहरीले धुएं पावर प्लांट में देखे जा सकते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के रूप में देखे जा सकते हैं, और तो और कूड़े करकट और फसलों के पराली को जलाने से भी आते हैं। लेकिन इन दिनों किसान भाई धान की पराली को फसल वेस्ट समझ करके, एक समस्या समझ करके इसे खेत में ही जला देते हैं, खेत में ही आग लगा देते हैं। फिर धू कर जलती पराली की आग से धुएं का गुबार जो उठता है वो न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है बल्कि श्वास की बीमारी के अलावा आपके सेहत को भी बुरी तरह से बिगाड़ सकता है। बहरहाल किसान भाइयों को एक बात बता दें, वैसे बता दें कि पराली के जलने से सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी को होता है तो वो केवल किसान भाइयों को ही होता है, उनके खेतों को ही होता है, और वो इसलिए कि खेतों की जमीन के सूक्ष्म जीवाणु मित्र, कीट और पोषक तत्व आग में जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी अगली फसल में खाद की मात्रा तो बढ़ानी ही पड़ती है, साथ ही फसलों में बीमारी होने का भी खतरा रहता है। इसलिए मेरी सलाह मानिए तो आप इसे इकट्ठा करके पशुओं के चारे में यूज कीजिए, पशुओं का चारा बनाइए, इसकी गांठें बना करके बाजार में बेचिए। बता दें, पराली कोई समस्या नहीं है, वो बेशकीमती है, इसलिए पराली को समस्या नहीं वेल्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए, जीवन बचाइए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, पराली को प्रॉब्लम नहीं, वेल्थ बनाइए, स्वस्थ रहिए, जीवन बचाइए। तो अभी हम सब ने देखी है ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हमारे कार्यक्रम की चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। हमारे विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करते हैं कि इस पोल्यूशन और स्मॉग के चलते किस तरह की समस्याएं होती हैं। तो डॉक्टर रामचंद्र, आपसे यहाँ पे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। देश में ठंड बढ़ रही है, हम देख रहे हैं, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, कोविड भी चल रहा है, स्मॉग भी हम देख रहे हैं, कितनी सारी समस्याएं एक साथ हो रही हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है इनसे? देखिए, मौसम करवट ले रहा है जी और मौसम में थोड़ी ठंड बढ़ती जा रही है और ये कोशिश होती है सभी ठंड से बचने के लिए एक वुलन क्लोथ्स पहनना शुरू करते हैं जी, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं। दूसरा, ऊपर से नहाते टाइम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं जी, तो इससे स्किन के अंदर जो है ड्राइनेस आ जाती है जी, और जब ड्राइनेस आ जाती है तो थोड़े दिनों के बाद में ही वो स्किन इरिटेबल हो जाती है जी, और मरीजों को थोड़ी खारिश की समस्या शुरू हो जाती है। जब खारिश करते हैं तो उस टाइम माइक्रो ट्रॉमा होता है स्किन के अंदर और कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं जी, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जी। और साथ साथ पर्टिकुलरली इस मौसम से रिलेटेड जो स्मोग है, ये स्मोग हमारी स्किन के ऊपर जमती है। स्मोग में कई एलर्जन होते हैं जो कि पराली से भी रिलेटेड होते हैं, व्हीट क्रॉप से भी होते हैं, और एक ग्रास है जिसको हम कहते हैं परथेनियम कांग्रेस ग्रास, जो कि एक वाइल्ड लैंड के अंदर कहीं भी उग जाती है और उसमें पोलन्स जो हैं वो हमारे हवा में आ जाते हैं, उससे भी हमारी स्किन को एलर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं एयरबोर्न कांटेक्ट डर्मेटाइटिस और स्किन एलर्जी।
और स्किन एलर्जी कई तरह से होती है। तो ये जितने भी हैं जो स्प्रेज हम यूज करते हैं, एयर स्प्रे यूज करते हैं या फ्रेशनर यूज करते हैं, उनसे भी हमें एलर्जी होती है। स्मोक से भी एलर्जी होती है, और एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, एलर्जेंस होते हैं, उनसे भी हमें एलर्जी होती है। जी, तो इस समय काफी तरह की हमें त्वचा संबंधी एलर्जीज हो जाती हैं जिसकी पहचान हमें नहीं होती है। हम उसे साधारण सी बात समझकर नजरअंदाज यहाँ पर कर देते हैं। देखिए, स्मॉग से भी हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि हमें एलर्जी हो सकती है, तो आपको इस दिशा में भी सतर्क रहना है और किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं, आपको इसके बारे में हम कार्यक्रम के दौरान जरूर बताएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मोरे का यहाँ पर रुक करते हैं। डॉक्टर मोरे, स्किन एलर्जीज के बारे में तो हमारे विशेषज्ञ ने बताया, डॉक्टर रामचंद्र ने बताया। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय हम बहुत सारी बातें देख रहे हैं कि निमोनिया, अस्थमा, दमा होता है, लेकिन सांस फूल रही है, घर घर की आवाज आ रही है, जकड़न सी महसूस हो रही है लोगों को, बहुत सारे केसेस हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इन सब की वजह क्या हम स्मॉग और पोल्यूशन को मान सकते हैं? जैसे हमने अभी देखा कि पोल्यूशन होने का ये कारण बताया गया है, एक पराली है, दूसरा एक व्हीकल्स की जो संख्या बढ़ गई है, उसमें से धुआं निकल रहा है जी। उस धुएं के कारण, और तीसरा जो पावर प्लांट्स है जो धुआं बाहर छोड़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के कारण जो हवा में प्रदूषण का जो परसेंटेज है ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हवा में बहुत ज़्यादा उसका प्रमाण होने के कारण हम जब श्वसन करते हैं तो उस श्वसन के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाता है, फेफड़ों में जाता है, और उसका असर जो है निश्चित रूप से हमारे प्राणोत्सर्ग पर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हो जाता है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि उसका असर स्किन पर भी हो जाता है। तो ऐसा क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है सारे शरीर पर उसका इफेक्ट हमें दिखाई देने लगता है। तो हमें उन लक्षणों के माध्यम से समझना चाहिए कि हमें इसका किस तरह से उसका प्रतिबंध कर सकते हैं। जी, तो अगर ऐसा कुछ लक्षण हमें नजर आ रहा है तो हमें बिल्कुल यहाँ पर सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमें इलाज की जरूरत है, अब हमें देर यहाँ पर नहीं करनी है। किस तरह के और कदम हम यहाँ पर उठा सकते हैं अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए, हमारे विशेषज्ञ से लगातार हम जानेंगे, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं। उनका सवाल क्या है हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से राकेश फोन लाइन पर हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहता हूं कि आंखों में किस तरह पोल्यूशन से बचाव किया जा सकता है? पोल्यूशन से आप किस तरह से बच सकते हैं? आंखों से किस तरह बचाया जा सकता है? आपका सवाल, आंखों में जो है पोल्यूशन की वजह से समस्या होती है, तो इससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है? डॉक्टर रामचंद्र, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भी एक जैसे स्किन की एलर्जी होती है, ऐसे ही आंखों में भी एलर्जी हो जाती है कि जो कंपोनेंट होते हैं स्मोक के अंदर, उसमें कई तरह की इंजूरियस गैसेज होती हैं, वो इरिटेट करती हैं। जैसे सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और दूसरे एलर्जन जैसे मैंने कहा कि इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, वो सब इरिटेट करते हैं स्किन, आई के म्यूकोजा को, और उसमें खारिश होती है, वाटरिंग होती है, रेडनेस हो जाती है। जी, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? किस तरह से आंखों का बचाव ये कर सकते हैं? क्या समय समय पर साफ करना या फिर कुछ चश्मा वगैरह पहनना, ऐसे हम सलाह दे सकते हैं यहाँ से? सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि अगर जो आपको लग रहा है कि आज ज़्यादा स्मोक है, अवॉइड दैट डे। आउटडोर एक्टिविटीज जितनी कम से कम हो सकती हैं उतनी कम करिए। जब वो आपके स्किन के कांटेक्ट में या आई के कांटेक्ट में वो चीज़ें नहीं आएंगी जिससे आपको एलर्जी हो गई है, तो आपको तकलीफ कम होगी। ये तो सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं, जिसको कि जो डायरेक्ट वो पार्टिकुलेट हैं वो थोड़ा कम आते हैं उसके कांटेक्ट में। तीसरा ये है कि आप रिपीटेडली, मतलब आप चेहरा साफ कर सकते हैं फ्रेश वाटर से, टैप वाटर से अपनी आंखें साफ कर सकते हैं। बट दिस टैप वाटर शुड बी ड्रिंकेबल वाटर, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी चांस, मतलब कोई दूसरा तकलीफ ना हो जाए, दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये एहतियात हम बरत सकते हैं, और अगर फिर भी समस्या बरकरार बनी रहती है तो नजदीकी डॉक्टर के पास जाना यहाँ पर सबसे सही रहता है। बढ़ते हैं आगे, उत्तराखंड से अनिल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनका क्या सवाल है, आइए जानते हैं। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम मुझे सर्दियों में एक एलर्जी प्रॉब्लम होती है मैम। जब भी मैम सर्दी का टाइम आता है तो ऐसा होता है कि त्वचा के जो चेहरा होता है उसमें मैम जैसे चेहरा फटता नहीं है मैम, जिस टाइप से मतलब
हल्की खाली टाइप की हो जाती है कि वहाँ पे जैसे कोई तेल लगाओ या लोशन लगाओ तो फिर ठीक होता है मैम। जैसे लगता है कि चेहरा फट गया है वहाँ पे, कुछ रैशेस या फटा हुआ सा नजर आता है। ये हमेशा सर्दी में ही होता है मैम मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है पता नहीं। क्या कहेंगे आप डॉक्टर? देखिए, जैसे मैंने कहा है अभी आपको कि स्किन जो है ड्राई हो जाती है। दूसरा, एक तो ये स्मोग है, ये ज़्यादा तकलीफ करता है। दूसरा, सर्दियों में स्किन हमारी वैसे भी ड्राई हो जाती है। तीसरा, हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। और चौथा, जो हम साबुन ही इस्तेमाल करते हैं वो साबुन की क्वालिटी और जो है ब्रांड जो है हम आपको चेंज करने के लिए कहेंगे। एक तो साबुन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, जैसे कि कई बार गाँव के अंदर हम क्या करते हैं, उसी साबुन से कपड़े धोते हैं और उसी साबुन से नहा लेते हैं, तो वो भी एक इंजुरियस होता है। जब स्किन टाइट हो जाती है तो उस पे आपको कोई ना कोई इमोलिएंट, चाहे वो जो घर में जो इस्तेमाल करने वाला तेल है उसको लगाया जा सकता है, या फिर ग्राउंडनट ऑयल होता है या कोकोनट ऑयल होता है, या फिर आपको ऑलिव ऑयल लगाना है या आलमंड ऑयल लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन अपॉन योर अफोर्डेबिलिटी, कौन सा तेल लगाना चाहते हैं। और अगर जो आप तेल को लगा करके नहीं रखना है, मैं नहीं कहूंगा कि तेल को लगा करके रखें, तेल लगा लें और उसके बाद प्लेन वाटर से साफ कर लें। साफ जरूर कर लें जी, बिल्कुल। तो अनिल जी, आपको क्या करना है? हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है किस वजह से होता है और ऐसा ना हो उसके लिए आपको किस तरह के कदम उठाने हैं। बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर मोरे का रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। डॉक्टर मोरे, जैसे हम बात ही कर रहे थे कि काफ़ी तरह की समस्याएं हो जाती हैं इस मौसम में, तो ऐसे में किस तरह से बचाव किया जा सकता है? जैसे अभी डॉक्टर रामचंद्र ने स्किन के बारे में बताया, तो आप उन मरीजों को क्या कहेंगे जो एस्थमा के हैं, जिनको यहाँ पर सांस से संबंधित समस्याएं पहले से ही हैं, तो उनके लिए किस तरह की सावधानियां रहती हैं जैसे ही मौसम बदलता है? देखिए, इस सर्दी के दिनों में जो ठंड बढ़ती है, अब उससे हम रोक तो नहीं पाते, लेकिन हमें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, जो प्रतिबंध कर सकते हैं, उसमें बाहर निकलते समय हमें पहले N95 मास्क यूज करना बहुत जरूरी है जी। और उसके साथ साथ जैसे आंखों की कुछ इरिटेशन हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, तो उसके लिए गॉगल पहनना जरूरी है। ये दो चीज़ें तो हमें जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी हम बाहर निकलना चाहिए जी। तीसरी बात है कि हम अगर इन दिनों में जो नॉन केसेस है ब्रोंकियल अस्थमा वाले या दमे वाले, उन लोगों में तो ये तकलीफ जरूर होती है, तो उनको बचने के लिए हमें कुछ परहेज का पालन करना जरूरी है। उसमें शीत जल का सेवन नहीं करना चाहिए, उष्ण जल या थोड़ा गर्म जल का है जो पानी पीना चाहिए दिन भर। उसके साथ साथ स्निग्ध आहार या जो ऑयली डाइट रहता है, उस ऑयली डाइट का भी नहीं खाना चाहिए जी। यूजुअली शाम को जो है, शाम का खाना जो है हम अगर जल्दी सेवन करते हैं तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले 6 बजे के आसपास अगर शाम का खाना खाते हैं तो जल्दी ठीक हो जाएगा जी। और अस्थमा वाले रुग्ण में स्पेशली रात के समय ये ज़्यादा अटैक्स आते हैं, और इसलिए हमें उनसे बचने के लिए ये थोड़ा घर में हीटर का अगर प्रयोजन कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है जी। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो अगर आप बरतते हैं तो बिल्कुल आप सेहतमंद रहने की दिशा में अपने कदम आगे जरूर बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जो सांसें लेने वाले रोगी हैं, उनके लिए मैं एडवाइज करूंगा कि उनको नाक से सांस लेना चाहिए, उनको मुंह से सांस बिल्कुल लेना चाहिए। बच्चों को कम से कम ये ट्रेंड करें कि वो मुंह से सांस कम से कम लें और नाक से लें, क्योंकि नाक के अंदर जो हमारे फिल्टर्स हैं वो फिल्टरिंग इफेक्ट जो आता है वो मुंह से सांस लेने के बाद नहीं आता, और मुंह से सांस लेने से ज्यादा तकलीफ होती है जी। तो और पानी खूब पिए, पानी पिए, दूध पिए, जूस अक्सर सर्दियों में देखा जाता है कि पानी इंटेक हम कम कर देते हैं, लेकिन ये इसको कम नहीं करके खूब पीना है जी। तो एक तो ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ पूरे शरीर की हम बात करें स्वस्थता के लिए बहुत ही बेहतर रहता है। पानी नजरअंदाज यहाँ नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? दीदी, सीजन में धान कटाई चल रहा है, सर्दी खांसी हो जाता है दीदी, उसके बचाव का उपाय क्या करें जी? धान की कटाई कर रहे हैं, देखिए खेतों में ये काम कर रहे हैं, सर्दी खांसी का समस्या काफी हो जाता है। डॉक्टर मोरे, क्या कहना चाहेंगे आप इनको? हवा में जो प्रदूषण रहता है, उस प्रदूषण का असर जो है निश्चित रूप से हमारे शरीर पर होता है, क्योंकि ये प्रदूषण जो है ये एलर्जन के तौर पर ये काम करता है, और जिसके कारण फिर लोगों में जुकाम, सर्दी, खांसी या दमे की बीमारियां हमें दिखाई देती है। तो उससे
बचने के लिए हमें तो गर्म कपड़े ही पहनने चाहिए, और उसके साथ साथ अगर नाक और मुंह जो है अगर ढक कर हम काम करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा जी। और फिर जो एलर्जिक होते हैं, एलर्जिक से बचने के लिए हमें कुछ उस स्रोतों को रसायन चिकित्सा देने वाले कुछ औषधि द्रव्यों का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ये वैद्य की सलाह से लेने चाहिए जी। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना प्रिकॉशंस रखिए, सावधानियां बरतिए, और अगर ज़्यादा समस्या बढ़ रही है तो डॉक्टर को एक बार दिखा करके पूरा इलाज यहाँ पर आप करवा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर रामचंद्र जी का मैं रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि लक्षण क्या क्या रहते हैं? जैसे ड्राइनेस है, खुजली है, ये तो लक्षण है कि एलर्जी की हमें सर्दी में समस्या हो रही है, और क्या लक्षण होते हैं यहाँ पर जो अलग अलग एलर्जीज होती हैं हमें? देखो, उसमें ना चमड़ी के अंदर कुछ ब्लम्स हो जाते हैं, जैसे उनको हम पेप्यूल कहते हैं। वैसे तो पेप्यूल्स कुछ पानी वाले होते हैं, वेसिकल्स, और दोनों मिलकर के उसमें ऊजिंग शुरू हो जाती है जी। और जब ऊजिंग होती है तो ऊजिंग जब ड्राई अप होता है तो क्रस्टिंग भी हो जाती है, स्केलिंग भी हो जाती है। तो ये देखने में हमें कुछ लालीपन दिखाई देता है, कुछ पेप्यूल्स एंड वेसिकल दिखाई देते हैं, कई बार वो इकट्ठे हो जाते हैं, ऊजिंग होती है, पानी निकलने लगता है, और स्किन मोटी हो जाती है और काली हो जाती है। तो ये हमें देखने में दिखाई देता है कि हाँ, कुछ स्किन के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो है कई तरह का हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और एलर्जी की वजह से भी हो सकता है जी। और साथ साथ कई बार हमें ये सारी चीजें ना दिखाई देते हुए चेहरे के ऊपर जो स्किन एक्सपोज नहीं होती है, और अगर जो एक्सपोज होती है पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन कि आप खेतों के अंदर अगर जो काम कर रहे हैं तो ज्यादातर कम से कम कपड़े पहनते हैं आप, तो जो स्किन कवर्ड रहती है, अगर जो अनकवर्ड हो जाए तो वहां धूप की वजह से भी तकलीफ होती है जी। और उसमें कालापन आ जाता है। हाँ। और कई बार उसमें ये सारे निशान दिखाई देने लग जाते हैं जिसमें खुजली होती है जी। तो ये सारे लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप सतर्क हो जाइए। अब इलाज की आपको ज़रूरत है, अब आपको बिल्कुल यहाँ पर अपने शरीर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आपको और हम लक्षण बताएंगे, किस तरह से आप बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण से होने वाली सांस से संबंधी एलर्जीज कौन सी हैं, त्वचा संबंधी एलर्जीज कौन सी हैं, किस तरह से हम उनकी पहचान कर सकते हैं, और किस समय हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना ही है। तो इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में मौजूद है हमारे देश के 2 बड़े विशेषज्ञ जो आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और मैं देख रही हूँ एक मेल मेरे पास यहाँ पर आ गया है। हमारे कई दर्शक मेल भी हमें भेजते हैं और उनका क्या सवाल है मैं यहाँ पर शामिल कर लेती हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी ने भेजा है ये मेल हमें समस्तीपुर बिहार से, और लिखते हैं कि 50 वर्ष की मेरी माँ है, उनकी सांस फूलती है, जरा सा काम करने लगती हैं तो तेज सांस चलने लगती है, ऐसे में क्या कर सकते हैं? डॉक्टर मोरे क्या कहेंगे? 50 वर्ष की उम्र है इनकी माता जी की। पहली बात है कि उनमें शायद फैमिली हिस्ट्री हो दमे की, तो ये भी बात हमें देखनी चाहिए जी। और दूसरी बात है अगर चलने पर सांस फूल रही है तो इसका कारण भी देखना चाहिए, क्योंकि चलने पर सांस फूलती है तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है क्या, ये हमें रोल आउट करना चाहिए। तो इसके लिए हमें पहले ठीक से डॉक्टर को दिखा के जांच करनी चाहिए और उसका सही निदान करना चाहिए, और तभी हम जाके आगे चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन अगर घर में अगर यह हमें दमे की तकलीफ हो रही है तो ऐसे अवस्था में हमें थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कुछ प्रतिबंधात्मक उपाय करने चाहिए। इसके लिए
जो घरेलू नुस्खे बताए हैं हमने कि गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, आहार जो है आहार पोषक आहार लेना चाहिए, और आहार में ज़्यादा तेल वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार गुरु नहीं होना चाहिए, जैसे हम पनीर खाते हैं तो ऐसे जो पचन में गुरु आहार होता है, इस प्रकार का आहार नहीं का सेवन करना चाहिए, जिसका असर निश्चित रूप से इस दमे की बीमारी पर होता है, पड़ता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कुछ सावधानियां हैं जो आपको यहाँ पर बरतने की जरूरत है। उपेंद्र जी, बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, बिहार से हनी जी ने कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। हेलो, अपना सवाल पूछिए हनी जी। जी मैम, मेरे पूरे बॉडी पे चकते हो जाते हैं, लाल लाल चकते, और फिर चकता होने से पहले खुजली होती है, पूरा रुआ सिहकता है। और ये कब होती है? ये किसी भी टाइम पे होती है, जैसे सुबह शाम। जी, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर रामचंद्र जी से? और जब होती है तो मैं सीटलेस खाती हूँ। अच्छा, कब से हो रही है ये तकलीफ आपको? ये 3-4 साल से हो रही है मुझे। 3-4 साल से हो रही है। तो आपको ये एक तरह से क्रॉनिक आर्टिकेरिया हम इसको कहते हैं, जिसको अब इसके लिए कई तरह के रीजन हो सकते हैं। तो आपको एक तो नज़दीक में जाकर के किसी स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। अब उस इन्वेस्टिगेशन में कई बार ऐसा होता है कि हमें हिस्ट्री में पता लग जाता है कि ये रीजन हो सकता है। जी। अगर जो पता लग जाता है तो उस रीजन को हम अवॉइड करते हैं। कई बार नहीं पता लगता है, कई बार दूसरी तरह की दवाइयाँ होती हैं जो दूसरी बीमारियों के लिए हम खा रहे होते हैं, उनसे हमें स्किन की एलर्जी हो जाती है, जिसको वो भी हमें देखना है। अगर जो ऐसा हमें लगता है कि इस दवाई से एलर्जी हो रही है तो उस दवाई की जगह दूसरी अल्टरनेटिव दवाई शुरू कर सकते हैं। तीसरा ये है कि कई बार हमें पता नहीं लगता है, उस टाइम हम ये सोचते हैं कि खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, या तो प्रिजर्वेटिव है, या कलरिंग मटेरियल है, या एंटीऑक्सीडेंट है, या फिर प्रिजर्वेटिव है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसको हम कहते हैं फूड आर्टिकेरिया। अगर जो इस तरह की हिस्ट्री है तो हमें मतलब वो एक एक करके छोड़ना पड़ता है। हम फास्टिंग रखते हैं, फिर उसमें नमक ऐड करते हैं, फिर हम उसमें मोस्ट कॉमन चीज़ें ऐड करके देखते हैं। तो वो एक टेस्टिंग है जिससे हमें पता लगता है कि किस कंपोनेंट से इसको एलर्जी है, जो कि पता लगने के बाद उसको भी हम एड्रेस कर लेते हैं। जी। तीसरा, अगर दवाई की वजह से जैसे मैंने कहा तो दवाई का अल्टरनेटिव देख लेते हैं। अगर जो हमें नहीं पता लगता है कि कोई रीजन कि किसकी वजह से इनको आर्टिकेरिया हो रहा है, तो इन दैट केस हम एंटीहिस्टामिन देते हैं और उसकी टाइट्रेट करते हैं उसकी डोज, जिससे कि उसको कोई तकलीफ ना हो। और उस डोज को हम 6 हफ्ते से लेकर के 3 महीने तक देते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे उसको टाइट्रेट करके कम करते हैं। तो उस तरह से हम इस बीमारी का निदान कर लेते हैं। जी, तो काफी तरह के संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन वो इलाज के बाद ही यहाँ पर पता चल पाएंगी। तो आप किसी नजदीकी स्किन स्पेशलिस्ट का दिखाना जरूरी है, जल्द से जल्द यहाँ पर कर लीजिए। लखनपाल जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो जी मैम, सुन पा रही हैं? जी लखनलाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरी पत्नी की उम्र 50 वर्ष है, उनको अक्सर खांसी आती है और सांस फूलती है। जी बिल्कुल, कुछ पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर मोरेन से? जी मैम, मेरी पत्नी की उम्र 50 वर्ष है और उनको अक्सर खांसी आती है और उनकी सांस फूलती है। मैम प्लीज कोई दवा बताएं। जी लखनपाल जी, सांस की बीमारी पहले से ही है या ये सर्दी के दिनों में बढ़ती है? अक्सर इस मौसम में अक्सर उन्हें ऐसी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको किसी प्रकार के एलर्जी हो सकती है? सर्दी के दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ, तो धुएं की एलर्जी हो सकती है, या ये प्रदूषण जो हवा में उसकी एलर्जी हो सकती है। तो उससे हमें बचना चाहिए। इसके बचने के लिए आपको धुएं से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। इसके लिए आप मास्क पहनना जरूरी है बाहर निकलते समय, और इसके साथ खाने पीने में भी थोड़ा परहेज रखना चाहिए। खाने में आपको जैसे मैंने बताया कि खाना जो है हल्का सेवन करना चाहिए, ज़्यादा गुरु भोजन नहीं करना चाहिए। जी। पानी जो है आप दिन भर गर्म पानी ही सेवन कीजिए उसका, क्योंकि ठंडे पानी से वहाँ पे इन लक्षणों की बढ़ोतरी होती है और फिर लक्षण ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें जो कुछ प्रिवेंशन के तौर पर ये नुस्खे हमें अपनाने चाहिए। जी
बिल्कुल, तो आप ये कुछ सावधानियां हैं जो बरत सकते हैं यहाँ पर और इस समस्या से निजात भी पा सकते हैं। डॉक्टर रामचंद्र कुछ कहना चाहेंगे? साथ मैं कहना चाहता हूँ जो खेत और खलियान में काम करने वाले मेरे किसान भाई हैं और मजदूर भाई हैं, उनको मास्क पहनना हम एडवाइस तो कर रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। दे आर नॉट, मतलब वो उस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो मास्क पहन सकें। तो उनके लिए एडवाइस है कि जैसे औरतें हैं वो थोड़ा सा अपना पल्लू आगे कर लें और आगे करके पीछे की तरफ कर सकते हैं, जिससे कि जब भी वो सांस लें तो उस पल्लू के थ्रू जाए वो सांस, तो उससे भी काफ़ी बचाव हो जाता है। और जो आदमी लोग हैं उनके पास एक पटका होता है, उसको आप चेहरे से अगर जो इस तरह से बांध लें जिससे कि नाक और मुंह कवर हो जाएं, तो उससे भी काफी बचाव हो जाता है। जी, तो इस तरह से आप बचाव यहाँ पर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा से सत्यपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सत्यपाल जी। हेलो, आपकी आवाज हमें मिल रही है जी, टीवी पर ध्यान मत दीजिए। गुड्डे में दर्द रहती है मेरा जी। जी हेलो, घुटने में दर्द रहता है मैडम। घुटने में दर्द रहता है आपके? आवाज साफ नहीं आ रही है सतपाल जी। जितना हम सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं कि घुटने में दर्द की समस्या रहती है। तो डॉक्टर मोरे, आप कुछ यहाँ पर अगर सलाह देना चाहें इन्हें कि किस तरह से ये कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना। आपकी उम्र क्या है? उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, तो इन दिनों में, सर्दी के दिनों में स्पेशली जोड़ों के दर्द जो है ज्यादा बढ़ने लगते हैं। हवा में थोड़ा ठंडापन होने के कारण यहाँ वात की वृद्धि हो जाती है और वात बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हम कुछ तेल जो है, इस तेल थोड़ा गर्म करके जोड़ों पे अगर हम मसाज कर ले तो उससे निश्चित रूप से फ़ायदा हो जाएगा। और उसके साथ कुछ अभ्यंतर मेडिसिन भी लेनी चाहिए। उस अभ्यंतर मेडिसिन के लिए आपको किसी नजदीकी डॉक्टर के पास आपको संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर रामचंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे कॉलर को? इसके साथ साथ मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ज्यादातर शरीर कवर्ड हो जाता है, धूप कम हो जाती है, तो हमारी स्किन के अंदर, क्योंकि ज्यादातर हमारी जो स्किन है वो थोड़ी डार्क होती है, उसमें विटामिन डी जो बनता है वो कम बनता है जी। तो विटामिन डी की थोड़ी कमी हो जाती है और उसकी वजह से बॉडी में स्टिफनेस आती है, जोड़ों में तकलीफ भी होने लगती है। तो अपना विटामिन डी का लेवल देखें। अगर जो आपको ऐसा है कि आप हमेशा कवर्ड रहते हैं, अंदर काम करते हैं, धूप में जाने का मौका नहीं मिलता है, तो आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, जो कि सर्दियों में प्रेसिपिटेट करती है और जोड़ों में तकलीफ हो जाती है, बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है जी। तो ये भी कारण हो सकता है, तो इसके लिए भी आप कुछ कार्य जरूर कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, झारखंड से गुरु साहिब जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनकी क्या समस्या है ये जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? ये मेरा सवाल ये है कि मैम, जब रात में हम सोते हैं तो नाक, सांस जो है वो नाक के बजाय मुंह से स्टार्ट होता है जी, और खराटे बहुत आती है जी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मोरे? रात को सोते समय मुंह से ज्यादा सांस लेते हैं, नाक से नहीं ले पाते हैं, और खराटे की काफी समस्या रहती है। इसके लिए आपको पहले ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। नाक में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर नाक में किसी प्रकार की नेजल पॉलिप वगैरह हो तो उसके कारण हवा अंदर लेने में तकलीफ होती है, या कोई एडोनाइड भी अगर बढ़ जाता है तो भी उसके कारण भी मुंह से वहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया लेने की शुरुआत हो जाती है। तो इसके लिए हमें पहले ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और एज पर एज पॉसिबल वहाँ पे अगर नाक में कुछ डेविएटेड नेजल सेप्टम हो तो भी उसके कारण भी इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है। तो हमें डॉक्टर से दिखाकर सही इलाज उसका करवाना चाहिए जी। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और ऐसी ही सांस से संबंधी काफी समस्याएं होती हैं दोस्तों, जैसे सांस तेज चलना, गहरी सांस ना ले पाना, सांस लेने में परेशानी होना, कुछ ऐसी ही बातें हैं जिनका सामना कभी कभार हम सभी को करना पड़ता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके संकेत। आइए समझते हैं सांसों के इशारों को। हमारी जीवन रेखा
हमारी सांस है। श्वास के बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। यह एक शारीरिक प्रक्रिया है जो पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाती है। लेकिन कई लोगों को सांस की समस्याएं भी होती है। हालांकि सांसों का तेज चलना, गहरी सांस न ले पाना, ऐसी कुछ बातें हैं जिसका सामना कभी कभार सबको करना पड़ता है। लेकिन लंबे समय तक इसका बने रहना ठीक नहीं होता। गौरतलब है कि हमारी सांस तब फूलती है जब मस्तिष्क से मिलने वाला संकेत फेफड़ों को सांस की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश देता है, कुछ इस तरह। सांस की ही एक गंभीर बीमारी है दमा यानी अस्थमा, जो किसी भी व्यक्ति के उम्र को प्रभावित कर सकती है। गौरतलब है कि सामान्य श्वसन क्रिया में हवा नाक से प्रवेश करके श्वास नली से होते हुए फेफड़े और ब्रोंकाइल ट्यूब तक पहुंचती है। फिर ऑक्सीजन रक्त में शामिल होकर हृदय से होते हुए सारे शरीर में संचालित हो जाती है। लेकिन अस्थमा या दमा है क्या? इसे समझने के लिए फेफड़ों की बनावट को समझते हैं कुछ इस प्रकार। यदि हम पेड़ को उल्टा खड़ा करने की कल्पना करें, यानी जड़ें ऊपर की ओर, अब पेड़ के तने को सांस की वो मुख्य नली यानी विंड पाइप माने, जो गले से उतर कर फेफड़ों तक जाती है। यह मोटे कार्टिलेज की बनी होती है जो सिकुड़ती नहीं, और इस तने से जुड़ी होती है पेड़ की छोटी बड़ी शाखाएं। जी हाँ, देखिए इसे, ये है श्वास नलिकाएं, जिसकी दीवारें पतले कार्टिलेज की है, इसलिए सिकुड़ती भी है। जाहिर है, फेफड़ों तक साफ हवा पहुंचाने वाली नलिकाएं जब पतली हो जाएगी तो दम भी फूलेगा और इंसान को सांस लेने में तकलीफ भी होगी। यही है दमा यानी अस्थमा। यदि कारणों की बात करें तो जहां बहुत से लोगों को बदलते मौसम से एलर्जी हो जाती है, तो कईयों को किसी खास प्रकार की गंध बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन बड़ा कारण है प्रदूषण और धूल मिट्टी। गौरतलब है कि आज भी अधिकतर लोग केरोसिन या लकड़ी से निकलने वाले धुएं में सांस लेते हैं, जो अस्थमा का प्रमुख कारण बनता है। कई बार आनुवांशिकता और सिगरेट का धुआं भी दमे का कारण बन सकता है। गौरतलब है कि अस्थमा अक्सर खांसी और जुकाम से शुरू होता है, लेकिन आमतौर पर इसे लोग गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग तो इसे सामान्य श्वसन रोग समझने की भूल कर बैठते हैं। बता दें कि अस्थमा भले ही सांसों की बीमारी हो, लेकिन यह पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इससे पहले कि दमा का दम न कर दे आपको बेदम, जरूरत है जागरूकता की, सांसों के उस इशारे को समझने की जो आपके और हमारे जीवन का आधार है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो सांसों के इशारे की ज्ञानवर्धक रिपोर्ट जो आपको जागरूक रख सकती है। बहरहाल आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले बता दें कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ गोरखपुर से इंद्रसेन जी। उनका क्या सवाल है, आइए जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? ओ सर, मेरी औरत है वो जो है गले से लेकर वो हाथ, बाया हाथ है ना, वो दर्द करता है और हथेली में जैसे झंझनाहट नहीं हो जाती है, वो झंझनाहट हो जाती है वो। जी, तो ये किस कारण से हो सकता है डॉक्टर मोरे, क्या कहना चाहेंगे? गले में दर्द रहता है, बाएं कंधे में और हाथ में, हथेली में झंझनाहट सी है। हाँ, रात में बहुत दर्द करता है, दिन में थोड़ा सही रहता है, रात में बहुत दर्द करता है। जी, गले में दर्द होने का कारण जो है एक प्रकार के एलर्जी हो सकती है। यही हवा में जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण के कारण इस गले में खराश आ जाती है। तो ये मेन जो है बाहर के जो प्रदूषण युक्त हवाएं है उसका असर हो सकता है। और दूसरा, अगर हाथ में दर्द है और फैल रहा है तो इसके लिए हमें कुछ जांच करना भी जरूरी है। जैसे सर्वाइकल स्पाइन में अगर कुछ बीमारी हो या विकृति हो गई हो
स्पॉन्डिलोसिस जिसे कहते हैं, इस प्रकार के अगर कुछ बीमारी हो तो उसके कारण भी इस प्रकार के लक्षण हमें मिल सकते हैं। तो उसके लिए अगर डॉक्टर के संपर्क में आके अगर कुछ सही जांच करे तो उसका हम सही इलाज कर सकते हैं। लेकिन जो गले में खराश होती है, उस गले में खराश के लिए आप घर पे भी कुछ घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। जैसे गर्म पानी से वहाँ पे गरारे करना है, या गर्म पानी में कुछ त्रिफला चूर्ण रहता है, उस त्रिफला चूर्ण का डाल के गरारे करते हैं तो वो गले की खराश जो है वो निश्चित रूप से कम हो जाती है। जी बिल्कुल। तो इंद्र सेन जी, आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, करण जी। आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो 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 तरुण जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी तरुण जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं कलारा मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ मैम। जी जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारा गांव दूर है शहर से, मुझे शहर जॉब के लिए जाना पड़ता है डेली बाइक से। तो मुझे ना ये अपने झूल से स्किन पे वो हो जाते हैं, अपने पिंपल्स जैसे हो जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए हम क्या करें, क्योंकि डेली ये वर्क रहता है, कंटिन्यू मास्क भी नहीं लगा सकते हैं, तो कैसे क्या मैनेज करें। और धूल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी काफी होता है। जी, तो डॉक्टर रामचंद्र क्या कहना चाहेंगे? इनका डेली का ट्रैवल है। ऐसा देखिए, ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अवेयर्ड हैं। हाँ। और जैसा आपने खुद ही अपने आप को बता दिया है और हमें भी बता दिया है कि रीजन क्या है। और ये जो पिंपल्स हैं ये कई तरह से मतलब प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। या तो आप ऑयली प्रिपरेशन लगाएं, या फिर पोल्यूटेंट जो आजकल जो स्मॉग में बहुत हैं उनकी वजह से। तो उसका बचाव तो यही है कि आप जब अपने घर से चलें तो अपने चेहरे को किसी इमोलिएंट से या फिर किसी सनस्क्रीन से कवर्ड करके चलें, और जब पहुंच जाएं अपने डेस्टिनेशन पर वहां जाकर के चेहरे को साफ कर लें और रिपीटेडली साफ करते रहें हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद। तो जो पिंपल्स अगर जो पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, या फिर इस सीजन की वजह से हो रहे हैं, या ट्रैवल की वजह से हो रहे हैं, तो वो सारे ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं होते हैं तो फिर उनके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन या दिखाने की सलाह लेने की ज़रूरत है। कुछ दवाइयाँ हैं जो लगानी पड़ती हैं और पिंपल्स ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको किस तरह की सावधानियां यहाँ बरतनी है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, बुलंदशहर से इरफान जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है मैम, एलर्जी है, यानी कि काफी टाइम से इलाज चल रहा है। किस चीज की एलर्जी है? एलर्जी अस्थमा की सी दिक्कत होती है, जैसे सांस लेते में। हाँ जी जी, आप टीवी पे अपना ध्यान मत दीजिए, सीधा हमसे अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, आपको अस्थमा की एलर्जी है क्या? अभी क्या समस्या हो रही है? हाँ जी, अभी तक समस्या है। 12 मासी टेबलेट चलती है, मॉन्ट्री एलसी के नाम से। हाँ? टेबलेट लेता हूँ मैं जी। तो आप जानना क्या चाहते हैं? सांस लेने में, हर समय सांस लेने में गले में। जी, तो जैसे ये एलोपैथिक दवाओं का यहाँ पर सेवन कर रहे हैं, तो आयुर्वेदिक वैदिक इलाज में अगर हम कुछ कहना चाहें, इन्हें कुछ सलाह देना चाहें, तो किस तरह के प्रिकॉशन से कर सकते हैं? हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं। अगर ये नॉन केस है और कोई इनकी मेडिसिन पहले से शुरू है, तो यहाँ हमें उस सिस्टम को बल देने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। और उसके लिए रसायन चिकित्सा एक हमारे शास्त्र में वर्णन की गई है, आयुर्वेद में, जो रसायन चिकित्सा के माध्यम से उस सिस्टम को बल मिलता है, ताकत मिलती है, और उस व्याधि के साथ झगड़ने की उनमें शक्ति मिल जाती है। और उसके साथ साथ अगर ये नॉन केस है तो उन्हें कुछ परहेज करने की निश्चित रूप से जरूरी है, क्योंकि खाना, आहार और विहार के माध्यम से ही ये बीमारी ज़्यादा तो बढ़ती रहती है। तो खाना किस प्रकार का खाना चाहिए, ये सारे हमने अभी चर्चा की है। और उसमें ज़्यादा गुरु आहार नहीं खाना चाहिए, शाम को जल्दी खाना चाहिए, और पानी जो है गर्म पीना चाहिए। और इसके साथ फिर
डॉक्टर को दिखा के एक रसायन चिकित्सा जो है उस रसायन चिकित्सा का निश्चित रूप से उसका फायदा हमें दिखाई देता है जी। इसके साथ साथ अगर हम पंचकर्म करें, स्पेशली इस दमे की बीमारी में ओमन का उपक्रम जो होता है बहुत अच्छा साबित हुआ है। तो साल में अगर एक बार भी हम ओमन का उपक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से एक साल तक उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। तो वैद्य के मार्गदर्शन में अगर आप किसी नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके किसी वैद्य की सलाह से आप ओमन का उपक्रम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। प्रतिभा पराशर जी हमारे साथ फोन लाइन पर है हरियाणा से, उनका क्या सवाल है आइए जाने। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका प्रतिभा जी? हाँ, मेरा सवाल ये है डॉक्टर पे कि मैं अस्थमिक पेशेंट नहीं हूँ लेकिन प्योर है। जब मैं रात को सोती हूँ तो जब सीधा लेटती हूँ तो मेरे को बहुत खराटे आते हैं। अगर मैं लेफ्ट या राइट साइड ले लेती हूँ तो नहीं आते, ऐसा क्यों? जी, तो जब सीधा लेटती है तो खराटों की समस्या होती है, करवट लेके लेटती हैं तो ये समस्या नहीं होती है। तो ऐसे में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? रेस्पिरेशन जो है हवा अंदर लेते समय और बाहर छोड़ते समय अगर इसमें किसी प्रकार का अवरोध आ जाता है तो उस अवरोध के कारण हमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आप एक ही अंग पर अगर सोते हैं तो यहाँ पे जो अवरोध शायद हो सकता है वो शायद वो कम हो सकता है और जिसके कारण आपको खराटे नहीं आते या कम आते हैं। तो इसके लिए आप जो तकिया लेते हैं वो तकिया भी अगर कम हाइट की ले तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी, तो प्रतिभा जी आपको क्या करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। मध्य प्रदेश से इस वक्त खेदीलाल जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका क्या सवाल है आइए जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल जी। अपना सवाल पूछिए। अच्छा, सवाल ये है कि हमारे नाती है, इसका बार बार 1 साल से खांसी और सर्दी जुकाम होता है और दवाई इसकी कराते फायदा नहीं कर रही है। जी, उम्र कितनी है? उम्र इसकी है 14 साल। 14 साल है और लगातार बार बार ये समस्या रहती है, क्या कह सकते हैं हम? खेदीलाल जी, जी सर, इसका मतलब ये है कि आपके बेटे में इम्यूनिटी के बहुत कमी है और इस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ दवाई लेनी जरूरी है। इसके साथ साथ अगर शरीर में कुछ विटामिन भी लेने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको जो फल्स बताए अलग अलग फ्रेश फल लेते हैं सीजनल, उन फलों का सेवन करना चाहिए और जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ इम्यूनो बूस्टिंग ट्रीटमेंट का उपयोग करना चाहिए। इम्यूनो बूस्टिंग के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, हम या टीवी पे भी हम देखते हैं, जैसे च्यवनप्राश लेते हैं। लेकिन वो च्यवनप्राश भी लेना है तो भी डॉक्टर की सलाह से लीजिए जी। लेकिन यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है, तभी जाके ये बार बार और लगातार इस समय में तो हम सभी इस दिशा में कार्य कर ही रहे हैं कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। आप फलों का सेवन करवाइए, मोटे अनाजों का यहाँ पर सेवन करवाइए, वो भी काफी फायदेमंद रहते हैं हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। बढ़ते हैं हम इसी के साथ आगे और डॉक्टर रामचंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। सर्दियों का जब मौसम आता है डॉक्टर साहब तो लोग अक्सर धूप में ज्यादा बैठते हैं, बहुत ही ज्यादा, जैसे ही धूप निकली सुबह से लेकर शाम तक वो धूप में ही बैठे रहते हैं। क्या इसका भी किसी तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है हमारी स्किन पर, मतलब ज्यादा एक्सपोजर? देखिए, धूप में बैठना तो बहुत अच्छी बात है। धूप में बैठने से बहुत से फायदे हैं जी। लेकिन अगर जो आप एक ही पोस्चर में एक ही तरफ बैठे रहें तो उसके दुष्प्रभाव भी मतलब देखने के लिए मिलते हैं जी। जैसे स्किन में पिगमेंटेशन हो जाना एक आम समस्या है जी। बट वो जो पिगमेंटेशन होती है वो ट्रांजिएंट होती है, जैसे आप बैठे आपको थोड़ी देर के बाद दिखाई देने लगेगी और वो अगले दिन तक ठीक हो जाती है जी। बट कई बार ये परमानेंट हो जाती है, उसको हम कहते हैं मेलाज्मा या मेलेनोसिस। और कई बार जैसे मैंने बताया पहले भी स्किन में कुछ लक्षण आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस, है ना। स्किन से जो लाइट से हैं वो इरप्शंस हो जाते हैं, उनको एक सन एलर्जी कहते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो हमारी लुक है स्किन की वो रिंकल्ड हो जाती है, क्योंकि जब हम धूप में बैठे रहते हैं तो स्किन के अंदर जो नमी है वो खत्म हो जाती है और वो ऐसे लगती है जैसे कि सेनाइल स्किन,
जैसे बूढ़ों की स्किन होती है ऐसे स्किन लगने लगती है। तो ये एक दुष्प्रभाव है। जी जी। और इन सबको करने के लिए कई बार चपाकी भी हो जाती है, जिनको हम सोलर आर्टिकेरिया कहते हैं। तो ये इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। एक स्किन लुक जो है एजिंग लगती है, मतलब बूढ़ी लगने लगती है, रिंकल्ड लगने लगती है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, इरिटेबल हो जाती है, और कई बार उसमें दूसरे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे कि एलर्जी के। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। इन सबसे बचने के लिए एक तो ये है कि धीरे धीरे बैठें, थोड़ी देर बैठें फिर अंदर आ जाएं, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं बैठने का। और ऐसा नहीं है कि धूप में बैठना, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि फायदेमंद होता है हमेशा। तो धूप की वजह से जो एलर्जी होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो धूप से ही ठीक होती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जैसे धूप में जाना जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए 5 मिनट बैठें फिर अंदर आ जाएं, फिर 5 से 10 मिनट बैठें फिर अंदर आ जाएं, फिर ऐसे मतलब धीरे धीरे अपनी स्किन के अंदर टॉलरेंस इंक्रीज कर सकते हैं, जिसको स्किन हार्डनिंग कहते हैं। और इस तरह से आपके अंदर टॉलरेंस आ जाती है और आपको सारे के सारे फायदे उसके फायदे ही मिलते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव हमारी या फिर कहीं साइड इफेक्ट हमारी स्किन पर नहीं होता है। कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। आप दोनों से मैं एक एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप 10-10 सेकंड में हमारे दर्शकों को यहाँ पर जानकारी दें। सबसे पहले आपसे डॉक्टर मोरे, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए हमारे दर्शक क्या कर सकते हैं? फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, जैसे मैंने अभी रसायन चिकित्सा का एक जिक्र किया, तो उस रसायन चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है इसके साथ साथ प्राणायाम का उपयोग करना चाहिए। योगासन, प्राणायाम ये है बहुत जरूरी है इन दिनों में। इतना पोल्यूशन बढ़ चुका है, तो फेफड़ों का अगर मजबूत करना है तो एक तो रसायन चिकित्सा करनी चाहिए और दूसरा ये प्राणायाम का उपयोग करना चाहिए। प्राणायाम का उपयोग जरूर करें। बिल्कुल। अंतिम सवाल आपसे डॉक्टर रामचंद्र कि किस तरह से हमारी स्किन को भी हम स्वस्थ बनाए रख सके? हेल्दी स्किन का क्या राज हो सकता है? हेल्दी फूड खाएं जी, है ना। मोटा जैसे अनाज है उसको बिल्कुल सम्मिलित करें, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उसको सम्मिलित करें, खूब पानी पिएं, इमोलिएंट का इस्तेमाल करें, ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल ना करें, उससे कई बार चमड़े के ऊपर दुष्प्रभाव आते हैं। और जैसे कहा है कि आप लाइफस्टाइल, अगर जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़ा सा उसको एक्टिवेट करें और थोड़ी एक्सरसाइज करें, और इसके साथ साथ लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा लें, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लें, जूस तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ना हम केवल अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि पूरी बॉडी को भी हेल्दी यहाँ पर बनाए रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप दोनों का। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इतनी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे, और आपके आभारी भी हम हैं। जैसे पिछले सप्ताह बहुत सारे मेल्स हमारे पास आए हैं, जैसे बता दें उनमें से किसी एक दो के बारे में कि भुवनेश्वर से यतेंद्र दास जी ने लिखा है कि सुबह उठते ही उन्हें छींकें आने लग जाती हैं और हर मौसम में उन्हें जुकाम की समस्या रहती है, क्या कर सकते हैं? महाराष्ट्र के बारामती से अर्जुन सिंह जी ने पूछा है कि उनकी मां एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है या फिर नहीं? दोस्तों, हम बहुत ही जल्दी विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखेंगे, समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें और मेल करते रहें। इसके लिए सबसे पहले हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये तो हो गया हमारा पता। अब बारी आती है ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।